बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 31 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो जो चैनल पर अपलोड होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से इन सारे टॉपिक पर केंद्रित होगा, जिसके तहत हम लोग जानेंगे बिहार का पहला आईईडी मॉडल रूम राजगीर नालंदा में स्थापित किया गया, बिहार कैबिनेट में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया गया, राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है, ये नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी गई है। साथ ही नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा हुई है। पाकिस्तानी फिल्म जायलैंड को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है या फिर इन्हें सम्मान दिया गया है। अनवर हुसैन शेख बना विश्व व्यापार संगठन का नया अध्यक्ष। गुजरात में दुनिया के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया और साथ ही 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शौनक सेन की ऑल दैट ब्रदर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री ऑल गोल्डन अवार्ड जीता है। इन सारे यहाँ पर टॉपिक पर हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्न को कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पर हम आज के हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को भी हाल ही में ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर यह ध्यान है कि वर्ष 2022 में बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी ऐसे परीक्षाओं के लिए हमारा 2021 का वार्षिकांक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है। इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, तो अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी बुक स्टॉल से इसे आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसका निर्माण अभी हाल ही में नालंदा जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नालंदा के राजगीर में इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। सारी जानकारी आपको बता दूं कि नालंदा जिले में राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस के पहले आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। इस रूम का निर्माण क्यों किया गया है? दरअसल यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य होगा, इस वजह से इसका निर्माण किया गया, जो कि बिहार का पहला आईईडी मॉडल रूम होगा। अब यहाँ पे आईईडी शब्द आया तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईईडी आखिर होता क्या है? सबसे पहले इसका पूरा नाम जानिए। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इसका पूरा नाम होता है और आतंकवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमले को अंजाम दिया जाता है। अगर हम इसे विस्तार से समझें तो आईईडी भी एक तरह का बम ही होता है और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें घातक आग लगाने वाले और धुआं छोड़ने वाले केमिकल का इस्तेमाल होता है। आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादियों द्वारा इस आईईडी ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से भारी तबाही मचाई जाती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार का जो पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण हुआ है ये नालंदा जिले के राजगीर में हुआ है। राजगीर यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजगीर की, तो एक बात ध्यान रखिए, बिहार का जो पहला रोपवे है ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है। और दूसरे रोपवे की बात करें तो दूसरा रोपवे मंदार बांका में है। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पर है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो इस मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि पहले स्थान की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है। संबंधित जानकारी आपको दे दूं, कुछ आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे, जिस पॉइंट को आपको सामने आपके साथ साझा करेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर पूरे राज्य में अब तक लगभग 3 करोड़ कामगारों ने अपना निबंधन कराया है, जिसमें अररिया जिले के द्वारा 100% निबंधन पूरा किया जा चुका है, यानी कि इस मामले में अररिया शीर्ष पर है। बिहार में अगर हम बात करें किसी जिले की श्रेणी में तो अररिया इस मामले में निबंधन का मतलब कह सकते हैं कैटेगरी को पूरा करने के मामले में पहले स्थान पर है। और वहीं पे अगले पॉइंट में हमने चर्चा किया कि बिहार में अब तक निर्धारित लक्ष्य के 80.75% लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है या फिर करा चुके हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। ये भी जानकारी ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 26 अगस्त 2021 को, यानी कि पिछले वर्ष। अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया है। इस पॉलिसी का नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट या फिर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, जिसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि पहले भी जानकारी हमने आपको दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ रेगुलर बेसिस पर आप चैनल पर वीडियो देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी के अंतर्गत जो चीजें निकलकर सामने आती है, जो उनमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत टेक्सटाइल और चमड़े के बनने वाले सामान के निर्माण पर निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा और इसमें अनुदान स्वरूप जो राशि होगी ये तकरीबन 10% तक की राशि यहाँ पर दी जाएगी। और इसको प्राप्त करने के लिए जो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। नवीनतम घोषणा के आधार पर नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके तहत जो हमारा राइट आंसर बनेगा बीपीएससी की दृष्टिकोण से ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट की चर्चा करें कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया था, तो इसकी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था और मैंने आपको बताया था कि दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। लेकिन नवीनतम घोषणा के आधार पर नवादा और कैमूर में यह भी हाल ही में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि बिहार में 2 स्थानों पर बिहार की बिजली कंपनी की ओर से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ से ध्यान रखिए, ये 2 जिले हैं नवादा और कैमूर। हालांकि जो जानकारी अभी मैंने आपको दिया कि दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब फुलवारिया नवादा और दुर्गावती डैम कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। इसके तहत दोनों जगहों पर क्रमशः 20 मेगावाट और 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा जाएगा। यानी कि हम बात करें फुलवारिया नवादा की, तो यहाँ पर 20 मेगावाट क्षमता वाले और साथ ही साथ दुर्गावती डैम कैमूर में यहाँ पर 30 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पर सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कैसा होता है, इस इमेज के माध्यम से आप देखकर समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग बिहार के नवादा और कैमूर जिले के बारे में। संबंधित जानकारी आपको दे दूं, बिहार वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बिहार के नवादा जिले की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कैमूर की, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कैमूर जिला की स्थिति है। दोनों पॉइंट को आप यहाँ से ध्यान रखिए कि बिहार में जो नवादा जिला ये कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आपको ध्यान रखिए कुल मिला के 4 जिले हैं जिसके साथ नवादा अपनी सीमा को साझा करता है। ये 4 जिलों में आता है। एक तो हो गया जमुई, दूसरा हो गया शेखपुरा, तीसरा नवादा और चौथा गया। वहीं पर हम बात करें कैमूर की, तो कैमूर बिहार के अन्य 2 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है रोहतास, दूसरा है बक्सर। बक्सर की बात आई है तो बिहार में एक स्थान है चौसा, यही से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। कैमूर की अगर हम बात करें तो भी हाल ही में एक घोषणा हुआ था कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। हालांकि बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे चर्चा किया कि बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी चौसा में प्रवेश करती है, जबकि कटिहार में एक स्थान में यहाँ पर बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। तो संबंधित जानकारी को इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। जमुई जिला की बात करें तो जमुई जिला जो है बिहार के 9 प्रमंडल में से मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। वहीं पे नालंदा जिला की बात करें तो ये बिहार के पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। संबंधित चीजों को इसी प्रकार से यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में कांस्य फिल्म फेस्टिवल या फिर महोत्सव में किस पाकिस्तानी फिल्म को जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस फिल्म का नाम है जॉयलैंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में शैम सादिक द्वारा लिखित व निर्देशित पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का जूरी पुरस्कार अपने नाम किया है। इस फिल्म का नाम यहाँ से ध्यान रखिए, ये पाकिस्तानी फिल्म है जिसका नाम है जॉयलैंड।
और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये आपको बताना, इस वर्ष जो कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है ये इसका 75वां संस्करण है। जॉयलैंड, अगर हम बात करें फिल्म की, जॉयलैंड फिल्म की, तो इस फिल्म में क्या चीज़ें दर्शाई गई है, किस विषय वस्तु पर ये आधारित है, उसकी जानकारी हमने आगे लिखा है। तो जॉयलैंड एक ऐसे युवक की कहानी बयां करती है जो कि पाकिस्तान के रूढ़िवादी परिवार में पैदा होता है और एक इराटिक थिएटर अर्थात कामुक नाटकों का मंचन करने वाला थिएटर में नौकरी करने लगता है, जहां उसका रिश्ता एक किन्नर परिवार से या फिर किन्नर से जुड़ जाता है। इन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है, जो कि एक पाकिस्तानी फिल्म है, इसका नाम है जॉयलैंड। अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत के किस शहर में प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे नो हॉर्न अभियान की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में भी हाल ही में ये 2 घंटे प्रत्येक शनिवार को नो हॉर्न अभियान की शुरुआत की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखेगा। हालांकि तमिलनाडु कोई शहर नहीं बल्कि ये भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है चेन्नई। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु की जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है ये M.K. स्टालिन है। हालांकि यहाँ पे प्रश्न में अगर हम एलिमिनेशन प्रक्रिया को अपनाएं, यानी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आपके एग्जाम में होते हैं जहां पर आप लोग कह सकते हैं आंसर में या फिर कह सकते हैं विकल्प में सही आंसर का चयन करने में असमर्थ होते हैं, बहुत सारी मतलब कह सकते हैं बाधा उत्पन्न होती है। तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड को अपनाकर सही विकल्प तक आप पहुंच सकते हैं। तो यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विकल्प को काटते छांटते सही विकल्प तक पहुंचना, यही एक एलिमिनेशन मेथड होता है प्रश्न को हल करने का। अंतिम प्रक्रिया जो होती है किसी प्रश्न को हल करने की, आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करते होंगे। हालांकि यहाँ पे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न यहाँ पे था कि प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे नो हॉर्न अभियान शुरू करने की जो घोषणा हुई है ये भी हाल ही में मुंबई में भी। आपको बता दूं कि हाल ही में यातायात पुलिस मुंबई शहर की प्रमुख शहरों पर नो हॉर्न अभियान चलाने की घोषणा की है और इसके तहत हर शनिवार को शाम 5 से 7 बजे यानी कि 2 घंटे के दौरान वाहन चालकों से हॉर्न नहीं बजाने का आग्रह किया है और इस पहल का मकसद ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करें हम प्रदूषण की, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये जिक्र किया गया था कि लगातार चौथी वर्ष राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बना है। किसी देश की राजधानी कैटेगरी के ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली भारत में कह सकते हैं लगातार चौथी बार कह सकते हैं, भारत नहीं पूरे विश्व में लगातार चौथी बार कह सकते हैं सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बनी थी। वहीं पर जानकारी साझा करते हुए मैंने आपको ये भी बताया था, सबसे अगर हम बात करें सबसे प्रदूषित देश की तो बांग्लादेश इसमें सबसे पहले स्थान पर था। अगला होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य में यह घोषणा की गई कि महिलाएं शाम के 7 बजे के बाद ड्यूटी करने को बाध्य नहीं होगी? ये घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस घोषणा के तहत जो चीजें निकलकर सामने आया, आपको बता दूं कि हाल ही में यह घोषणा की गई और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब महिला कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पूर्व और शाम 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये बंधन को अब समाप्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के कार्यकाल में भी हाल ही में ऐसी घोषणा किया गया। अब देखिए यहाँ पे बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 पॉइंट हमने ऐड किया, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है मैनपुरी जिले की, तो मैनपुरी से संबंधित एक पॉइंट हमने कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गीतांजलि श्री की उपन्यास रेत समाधि, जिसे कि डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड के नाम से अनुवादित किया था, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा के लिए किसी उपन्यास को इतिहास में पहली बार ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेत समाधि एक हिंदी भाषा के उपन्यास है जिसे अभी हाल ही में टॉम ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवादित किया गया था, जिसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में चुम्बा ग्लेशियर की अनाज चोटियों को देश में किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप बता दो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी और सी, नैन सिंह, मान सिंह और मेजर शैतान सिंह। आप बता दो कि उत्तराखंड की 3 अनाज चोटियां अब देश के 3 महान हस्तियों के नाम पर होगी। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है चुम्बा ग्लेशियर। चुम्बा ग्लेशियर के करीब 17,000 फीट ऊंची 3 चोटियों को देश के महान सर्वेयर नैन सिंह व मान सिंह और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में भी है, तो यहाँ से संबंधित जानकारी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप वहां पर डेली बेसिस पर नोट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं।
और यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में कौन से फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया, फिर किस डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया। राइट आंसर होगा ऑल दैट ब्रीदर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सोनक सेन की ऑल दैट ब्रदर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री से नवाजा गया और साथ ही गोल्डन आई अवार्ड भी प्रदान किया गया। इसका नाम ध्यान रखिए, सोनक सेन की ऑल दैट ब्रदर्स जो डॉक्यूमेंट्री है इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री और साथ ही गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया। ऑल दैट ब्रदर्स की बात करें, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें किस विषय पर चर्चा किया गया है, तो आप बता दूं कि ऑल दैट ब्रदर्स दिल्ली के दो भाइयों मोहम्मद सऊद और नदीम शहजाद पर आधारित है, जो कि दिल्ली में एक पक्षी अस्पताल चलाते हैं जो कि घायल चीलों को बचाने के लिए समर्पित है। जिस विषय पर यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑल दैट ब्रदर्स डॉक्यूमेंट्री आधारित था, इसीलिए अभी हाल ही में इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री और गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसी विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राइट आंसर होगा अनवर हुसैन शेख, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल अगर हम बात करें अनवर हुसैन शेख की, ये किनका स्थान लेंगे, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अनवर हुसैन शेख मेक्सिको की एलिशा मारिया अल्मोडा डी एल्जांद्रो का स्थान लेंगे। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और भारत 1995 से ही विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी है। हाल ही में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाल ही में विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखें, रिवीजन पर्पज से हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को के नैनो तरल यूरिया प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है और यह दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना, अभी हाल ही में इफ्को के द्वारा इसका निर्माण किया गया जो कि गुजरात में इफ्को द्वारा 175 करोड़ की लागत से नैनो तरल यूरिया प्लांट का निर्माण किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 5000 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन इसकी उत्पादन क्षमता है। एक जानकारी यहाँ पर यह भी नोट कर लीजिए कि जैविक कृषि को लागू करने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम है। ये जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। एम करुणानिधि का प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप यहाँ पर एम करुणानिधि की प्रतिमा को इस इमेज में भी देख सकते हैं। यह प्रतिमा जो है ये 16 फीट ऊंची है और यह कांस्य से निर्मित है, जिसका अभी जो हाल ही में अनावरण हुआ है यह एक अस्पताल के परिसर में किया गया है। और बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के ये एम के स्टालिन है। इतनी संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो डिटेल जानकारी कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग बिहार में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां से जो टेस्ट सीरीज चल रहा है सर बीपीएससी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप वहां पर ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।